जय श्री कृष्ण दोस्तों अपने कंपनी लॉ के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। और कंपनी लॉ में हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। यूनिट 2 की बात कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 3, प्रोस्पेक्टस। दोस्तों, प्रोस्पेक्टस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ। प्रोस्पेक्टस क्या है? आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो प्रोस्पेक्टस देखते हैं। प्रोस्पेक्टस में सारी डिटेल होती है, उसके सिलेबस की डिटेल होती है, कोर्स की डिटेल होती है ना। कोर्स कितने साल का है, कितने टाइप के कोर्स वो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है। थोड़ा उससे और उठ के देखते हैं तो आप किसी ऐसे स्कूल में भी होता है, कई अच्छे स्कूल में भी प्रोस्पेक्टस दिया जाता है। अब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका भी आप देखते हैं कि वो अपना एक इलेक्शन के टाइम पे घोषणा पत्र देते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं, या घोषणा पत्र में लिखी होती है बातें कि वो अगर बन जाते हैं, उनकी सरकार बनती है तो फिर हम ये कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे। ठीक है ना। सेम चीज़, सेम कॉन्सेप्ट कंपनी के केस में भी है। जब कोई कंपनी आम पब्लिक से, आम लोगों से पैसे मंगवा रही है तो वो एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है। उस प्रोस्पेक्टस में सारी चीज़ें डिटेल में बताते हैं वो लोग कि उनको पैसे किस लिए चाहिए। अब पैसे किस लिए चाहिए, उसका इस्तेमाल कैसे होगा, अब वो प्रोस्पेक्टस है क्या, कैसे कंपनी केस में प्रोस्पेक्टस बनाया जाता है, कितने टाइप के प्रोस्पेक्टस होते हैं, कब बनाया जाता है, वो सारी की सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में सीखने जा रहे हैं। बस कॉन्सेप्ट इतना ही है कि आप जो इसमें देखने जा रहे हैं वो सारी चीज़ें प्रोस्पेक्टस कंपनी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि कंपनी क्या बताती है अपने प्रोस्पेक्टस में। ठीक है, देख लेते हैं चैप्टर का आउटलाइन क्या है। दोस्तों, जब हम 100% सिलेबस कवर करते हैं ना, जब ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस किताब से पढ़ा रहा हूँ, ये आपको पता है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो SOL का है वो उसकी बुक है। ठीक है, उन्होंने जब अपने बुक में ही इतना सिलेबस दिया है, या उन्होंने अपने बुक में डिफाइन कर दिया कि आपको ये चीज़ पढ़ना है, तो फिर कोई डाउट नहीं रह जाता कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं। 100% कवरेज कराने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहे कि आपने जो पढ़ा है वो कवर कर लिया है सारा का सारा। जैसे कि अगर आप अच्छे से इसको 2 से 3 बार भी रिवीजन कर लेते हैं ना, तो सफिशिएंट है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ऑब्जेक्टिव, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन आप खुद भी पता लगा लेंगे डेफिनेशन क्या होने वाली है। प्रोस्पेक्ट एक बेसिक जब अंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना कि इस चैप्टर में हम ये सीखने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा दिमाग भी सपोर्ट करता है उसको समझने के लिए। इसलिए हमेशा किसी भी चीज़ को आप पढ़ते हैं, किसी भी चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं, तो उसको एक नॉर्मल चीज़ से लिंक कर लीजिए कि ये तो यही है। अब जैसे अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग क्या ऐसी कोई थोड़ी ना कोई बड़ी चीज़ है कि अकाउंटिंग हम करने जा रहे हैं। अकाउंटिंग तो हम जनरली भी करते हैं, अपने घर में करते हैं, बचपन से करते आ रहे हैं। अकाउंटिंग हिसाब किताब ही तो देखना है, तो कॉन्सेप्ट तो वही है। अकाउंटिंग में हिसाब किताब को रखना है, लेकिन वो कुछ यहाँ पे फॉर्मूले, कुछ हमने तरीके, कुछ हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने हैं, ताकि हम डेबिट क्रेडिट कर सके किसी भी चीज़ को, है ना। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस का ऑब्जेक्ट क्या है, टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस के कितने टाइप हैं, प्रोस्पेक्टस के कंटेंट क्या क्या होंगे, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ रिगार्डिंग, क्या कानून बोलता है, क्या लॉ में लिखा गया कि प्रोस्पेक्टस इशू करना ही करना है, तो ये। फिर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस में अगर गलत बता दिया तो क्या होगा। जैसे नेता लोग यही करते हैं, या फिर कई सारी अच्छी यूनिवर्सिटी भी जो लिखती है प्रोस्पेक्टस में, एक्चुअल में होता नहीं है कि वो सारी की सारी चीज़ें हो। फिर बुक बिल्डिंग क्या है, उसके बाद समरी, बस इतने सारे कॉन्सेप्ट है जो हम इसमें कवर करेंगे। ऑब्जेक्टिव, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि प्रोस्पेक्टस है क्या, प्रोस्पेक्टस की ज़रूरत क्या है, और प्रोस्पेक्टस इशू करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी है। प्रोस्पेक्टस के कंटेंट क्या है, और प्रोस्पेक्टस के टाइप्स, जैसे शेल्फ प्रोस्पेक्टस, डिम्ड प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, एब्रिज प्रोस्पेक्टस, ये सारे के सारे आप पढ़ेंगे। फिर सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी क्या है, अगर प्रोस्पेक्टस में आप गलत लिख देते हो, मिस स्टेटमेंट दे देते हो, उससे तो लोग मिसलीड हो जाएंगे। आपने गलत गलत चीज़ें लिख दी और लोगों से पैसा आपने ले लिया, तो ये तो गलत है। तो ऐसे गलत केस में सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी क्या होगी। उसके बाद प्रोसेस ऑफ बुक बिल्डिंग, बुक बिल्डिंग क्या है वो आप इसमें देखेंगे। अब देखो दोस्तों, फिगर 1, इशू ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ ए प्राइवेट कंपनी। जब प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स या सिक्योरिटीज इशू करती है तो क्या करना है उसको, प्राइवेट प्लेसमेंट और राइट ऑफ बोनस इशू, बस दो चीज़ें हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट और राइट ऑफ बोनस इशू। देखो, प्रोमोटर ऑफ ए पब्लिक पब्लिक कंपनी के मालिक को जरूरी है कि वो सारे स्टेप्स फॉलो करे जिससे कैपिटल मिले कंपनी को, कंपनी के कैपिटल को बढ़ाने के लिए। वो कंपनी के, पब्लिक कंपनी के
कंपनी, पब्लिक कंपनी को कैपिटल कब मिलेगा? जब इनकॉर्पोरेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाए। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी है वो फंड जो है अपनी ही, उनको जनरल पब्लिक के पास नहीं जा सकते। वो हमने पहले भी देखा कि प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक के पास नहीं जाएंगे, लेकिन पब्लिक कंपनी जनरल पब्लिक के पास जाएंगे। तो जो इट कैन अरेंजमेंट ऑफ फंड बाय वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट दैट इज फ्रॉम इट्स फ्रेंड्स और रिलेटिव। जो प्राइवेट कंपनी है वो अपने दोस्तों से, रिलेटिव से पैसा अरेंज कर लेगी, लेकिन या फिर प्राइवेट कंपनी क्या करेगी, राइट इशू या बोनस इशू कर देगी अपने ही उन लोगों को। तो अगर ये तरीका देखे, अगर प्राइवेट कंपनी को इशू करना है तो प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब अपने फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव से, या फिर राइट या बोनस इशू, जो उसके शेयर होल्डर्स हैं ना उसी को और दे देंगे शेयर्स और उससे बदले में पैसा ले लेंगे। ये एक तरीका है प्राइवेट कंपनी का। लेकिन वहाँ तो सर प्रोस्पेक्टस की बात ही नहीं आई। अब बात आ रही है पब्लिक कंपनी की। पब्लिक कंपनी को अगर पैसा चाहिए तो एक तरीका तो ये भी है कि अपने फ्रेंड रिलेटिव से ले लो भैया, या फिर थ्रू प्रोस्पेक्टस, और फिर राइट और बोनस इशू। सर ये जो थ्रू प्रोस्पेक्टस आया है इसी के बेस पे तो ये चैप्टर है कि आपने प्रोस्पेक्टस में लोगों को ऑफर किया कि भैया आप इनवाइट कर रहे हैं लोगों को, आप मेरी कंपनी में पैसा लगाओ, ठीक है ना। तो ये देखो, पब्लिक कंपनी डिसाइड करती है कि अगर मुझे फंड चाहिए जनरल पब्लिक से तो मुझे प्रोस्पेक्टस इशू करना होगा। क्या करना होगा? प्रोस्पेक्टस इशू करना होगा। अब सर प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन क्या है? अगर मैं सिंपल वर्ड में बात करूं, प्रोस्पेक्टस को डिफाइन किया जा सकता है एज एन इनविटेशन, जैसे अभी मैंने बताया ना, इनवाइट करते हैं पब्लिक को कि भैया आओ पैसे दो, कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करो। तो इनविटेशन टू द पब्लिक, प्रोस्पेक्टस क्या है? इनविटेशन टू द पब्लिक, प्रोस्पेक्टस है इनविटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू कंपनी सिक्योरिटीज। कंपनीज के सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करो, आप कंपनी के सिक्योरिटीज शेयर्स को सब्सक्राइब करो और हमें क्या दे दो? पैसा दे दो। तो ये है सिंपल वर्ड में कि भाई प्रोस्पेक्टस एक इनविटेशन है पब्लिक को कि आओ सब्सक्राइब करो कंपनी के सिक्योरिटी को। अब अगर इसको आगे कंटिन्यू करें, प्रोस्पेक्टस मीन्स ए डॉक्यूमेंट विच इनवाइट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक और इनवाइट्स ऑफर फ्रॉम द पब्लिक टू बाय शेयर्स और डिवेंचर ऑफ द कंपनी। प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट है जिसके बेस पे आप डिपॉजिट ले सकते हैं कंपनी से और लोगों को ऑफर दे सकते हैं कि आइए इन्वाइट कीजिए और हमारे कंपनी के शेयर्स खरीदिए, डिवेंचर खरीदिए। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट ऐसा है, इतनी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो उसको कुछ कंडीशंस भी फॉलो करने हैं प्रोस्पेक्टस के। पहला, इट मस्ट बी इशूड ऑन बिहाफ ऑफ पब्लिक कंपनी। ये किसके बिहाफ पे इशू होना चाहिए? पब्लिक कंपनी के बिहाफ पे। और शुड इनवाइट डिपॉजिट्स, इनवाइट सब्सक्रिप्शन टू शेयर्स और डिवेंचर ऑफ, और वो इनवाइट करे डिपॉजिट के लिए, सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स के लिए या फिर डिवेंचर के लिए। जो इन्विटेशन है मस्ट बी मेड टू द पब्लिक। इन्विटेशन पब्लिक को करेंगे प्रोस्पेक्टस के थ्रू। पब्लिक कंपनी इनविटेशन करेंगे पब्लिक को कि भैया आओ मुझे पैसा दे दो, मेरे शेयर्स ले लो और मुझे पैसा दे दो। वो चीज़ें प्रोस्पेक्टस में होंगी, ठीक है। नाउ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर टू द पब्लिक। ये क्या है कि क्या होता है पब्लिक को ऑफर देना? क्या है भाई? ऑफर ये कि आप हमारे शेयर्स खरीदो, आप एक तरीके से अपने शेयर ही तो सेल कर रहे हो। तो ये कौन से ऐसे पावर हैं जो ये बताते हैं कि भाई पब्लिक के पास, पब्लिक को ऑफर करो आप? जब डायरेक्टर होंगे कंपनी के, वो ऑफर करेंगे अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव और कस्टमर को कि अपने प्रोस्पेक्टस देके उस पर लिख देंगे नॉट फॉर पब्लिकेशन। तो ये मान लिया जाएगा कि ये पब्लिक के लिए नहीं है। जब कोई प्रोस्पेक्टस अपने ही फ्रेंड लोगों के लिए होंगे और उस पर लिखा होगा नॉट फॉर पब्लिकेशन, तो वो पब्लिक के लिए नहीं है। जो ये प्रोविजन ऑफ एक्ट है, प्रोस्पेक्टस आर नॉट अट्रैक्टेड अनलेस इट इज इशू टू द, जो प्रोस्पेक्टस के लिए जितने प्रोविजन है एक्ट में, वो तब तक नहीं अप्लाई होंगे जब तक वो प्रोस्पेक्टस पब्लिक के लिए ना हो। अगर फ्रेंड प्राइवेट लोगों के लिए है तो फिर प्रोस्पेक्टस का कोई भी प्रोविजन लागू नहीं होगा। पब्लिक के लिए है तो ही प्रोस्पेक्टस के नियम लागू होंगे। एन इन्विटेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन टू द पब्लिक मीन्स एन इन्विटेशन टू एनी सेक्शन ऑफ द पब्लिक। कोई जाति धर्म देख के नहीं कि भैया तू ही बस मुझे तुझे ही इन्वाइट कर रहा हूँ, नहीं, कोई भी आ सकता है। Yet selected. It means the word public here does not imply public at large. It is being used here as opposed to private communication. Public at large का मतलब नहीं है, public का मतलब भैया से प्राइवेट नहीं होना चाहिए, ठीक है।
whether the prospectus has been issued to the public or not is a matter of fact। अब ये यही है कि क्या प्रोस्पेक्टस पब्लिक को इशू किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। अगर किया जा रहा है तो प्रोस्पेक्टस के पूरे नियम लागू होंगे, और नहीं किया जा रहा है तो प्रोस्पेक्टस का कोई भी नियम लागू नहीं होगा। ये चीज़ें आगे देखते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस का ऑब्जेक्ट क्या है ऑब्जेक्टिव। प्रोस्पेक्टस इज कंसिडर्ड एज एन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। प्रोस्पेक्टस एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट कंसिडर किया जाता है बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, कुछ रीजन की वजह से। पहला, इन्विटेशन। प्रोस्पेक्टस क्या करता है, एक इनविटेशन है। शादी में जाते हैं ना, इनविटेशन कार्ड आता है ना, बस इनविटेशन कार्ड को बराबर कर दो अपने प्रोस्पेक्टस के। कंपनी का जो प्रोस्पेक्टस है वो एक इनविटेशन है पूरे जनरल पब्लिक के लिए। शादी तो कुछ लोगों के को इनवाइट किया जाता है, लेकिन ये जो इनविटेशन है वो पूरे पब्लिक के लिए है कि भैया आप मेरे शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे डिबेंचर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे डिपॉजिट सब्सक्राइब कीजिए। एडवर्टीजमेंट। प्रोस्पेक्टस एक एडवर्टीजमेंट की तरीके से भी काम करता है। इट्स सर्व्स अ मीडियम फॉर एडवर्टीजमेंट एज इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन टू द पब्लिक। पब्लिक को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि भैया मेरी प्रेजेंट ऑपरेशन ये है और फ्यूचर में मैं ये काम करना चाहता हूँ। और तो और ये एक ऑथेंटिक रिकॉर्ड भी है। ये ऑथेंटिक रिकॉर्ड की तरीके से भी काम करता है कि देखो जी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है हमारे शेयर्स इशू होने के और अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के। अगर हम शेयर्स किस बेस पे इशू कर रहे हैं, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें लिखी होंगी। जैसे अभी लोग बोलते हैं आईपीओ इस कंपनी का आ रहा है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, वो ऑफर ही तो है। वो कंपनी हमें ऑफर दे रही है, इनवाइट कर रही है, आओ हमारे शेयर सब्सक्राइब करो। अब सुनते भी जोमेटो ने कर दिया अभी शेयर्स इशू किए आईपीओ, अभी पेटीएम करने वाला। वो सब क्या कर रहे हैं, उस रिकॉर्ड है, ऑथेंटिक रिकॉर्ड में सारी चीज़ें लिखी होती हैं, इतने इतने टर्म्स एंड कंडीशन है, इतने का शेयर होगा, इतने में आपको मिलने वाला है। नाउ प्रोटेक्शन, इट प्रोटेक्ट्स इन्वेस्टर के लिए अच्छी बात है ये। इन्वेस्टर कल होके कंपनी के खिलाफ क्रिमिनल और सिविल लाइबिलिटी क्रिएट कर सकती है। अगर कोई फ्रॉड हो जाता है, मैंने कंपनी में पैसा लगा लिया और मैं कल होके कंपनी वो कर नहीं रही है और कंपनी गलत काम कर रही है, गलत लिख दिया इस प्रोस्पेक्टस में, तो मैं चला जाऊँगा कोर्ट में और क्रिमिनल लाइबिलिटी या क्रिमिनल केस फाइल कर दूंगा, सिविल केस फाइल कर दूंगा। तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है किसको, इन्वेस्टर को, मेरे और आपके जैसे पैसे लगाने वाले बंदों को। अब सर टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के टाइप्स क्या हैं, कितने टाइप के प्रोस्पेक्टस हैं। पहला है एब्रिज प्रोस्पेक्टस। एब्रिज प्रोस्पेक्टस क्या है, एब्रिज प्रोस्पेक्टस एक तरीके से ये समरी है, पढ़ लेते हैं। समरी है, इसमें बहुत सारी डिटेल्स होती हैं प्रोस्पेक्टस में, उसकी एक समरी जो सेबी ने दे रखी है वही होती है एवरेज प्रोस्पेक्टस। नो कंपनी कैन इशू एनी फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर शेयर्स और डिबेंचर ऑफ ए कंपनी unless it is accompanied by the memorandum having such silent features of prospectus as may be prescribed। मतलब ये कोई भी कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती जब तक मेमोरेंडम में उसको कैसे इशू किया जाएगा ना लिखा गया। सबसे पहली बात कि मेमोरेंडम में लिखा होना चाहिए कि शेयर्स की एप्लीकेशन, डिबेंचर्स की एप्लीकेशन किस तरीके से होगी और कैसे हमारे प्रोस्पेक्टस रहने वाले हैं। जो ये एवरेज प्रोस्पेक्टस है बेसिकली अ समरी है। क्या है ये, समरी ऑफ द प्रोस्पेक्टस। समरी ऑफ द प्रोस्पेक्टस कंटेनिंग ऑल द डिटेल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेबी। जो एवरेज प्रोस्पेक्टस क्या है, वो है समरी है, प्रोस्पेक्टस का समरी है। जिस प्रोस्पेक्टस में बहुत सारी डिटेल दी गई है उसकी समरी में डिटेलिंग की गई है, जो कि सेबी ने बोला है। सिंस अ प्रोस्पेक्टस वेरी वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट्स, प्रोस्पेक्टस एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, बहुत चीज़ें होती हैं उसमें, कंटेनिंग ऑल द रिक्वायर्ड डिटेल टू बी गिवन टू द पब्लिक फॉर मेकिंग, ताकि जो लोग हैं ना वो साउंड जजमेंट, मतलब अपना सोचा समझा एक जजमेंट ले सके, अच्छा जजमेंट ले सके। वन कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू रीड इट फुली एंड टेक डिसीजन क्विकली। ये नहीं माना जाता कि भाई आप कुछ आपने उसको पढ़ा ही नहीं और डिसीजन ले लिया। इसीलिए एवरी वन वॉन्ट्स, अब क्या होता है जब इतना बड़ा डॉक्यूमेंट होगा तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यार कितना पढ़े कितना पढ़े। इसलिए लोग चाहते हैं यार क्रिस्प, मतलब शॉर्ट में क्विक इन्फॉर्मेशन मिल जाए, शॉर्ट में समरी मिल जाए, क्विक इन्फॉर्मेशन मिल जाए, जिससे हम डिसीजन जल्दी से जल्दी ले सके। अब जैसे अकाउंटिंग की बात करो, इतने सारे 1000 लेजर बनते हैं, लेकिन क्या डिसीजन लेजर के बेस पे लिया जाता है? डिसीजन तो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस है क्या, क्रिस्प एंड क्विक इन्फॉर्मेशन है। बैलेंस शीट हमें बिजनेस पोजीशन बताती है, P&L हमें बिजनेस परफॉर्मेंस बताती है। क्विक एंड क्रिस्प इन्फॉर्मेशन दैट इज रेलिवेंट, जिससे हम डिसीजन ले सकें। तो एन एवरेज प्रोस्पेक्टस इज टू मेड टू सर्व द पर्पस। इसीलिए जो एवरेज प्रोस्पेक्टस है वो पर्पस सर्व करता है कि भाई छोटे में है, शॉर्ट इन लेंथ एंड कंटेन, और उसके बाद सारे के सारे फैक्ट रख लेते हैं और इन्फॉर्मेशन बुलेट में दिया जाता है ताकि लोगों को अच्छा लगे और जल्दी जल्दी डिसीजन ले सकें।
नाउ हाउएवर ए प्रोस्पेक्टस और एब्रिज प्रोस्पेक्टस, जो एब्रिज प्रोस्पेक्टस है, इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इशूड अंडर द फॉलोइंग। कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें एब्रिज प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। कब? जब एक प्राइवेट कंपनी जिसको प्रोस्पेक्टस इशू करना ही नहीं है, जिस प्राइवेट कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू ही नहीं करना, वो एवरेज प्रोस्पेक्टस इशू करके क्या करेंगे? तो वही चीज़ है, प्राइवेट कंपनी को इशू करने की जरूरत नहीं है। पब्लिक कंपनी, दिस इज कॉन्फिडेंट ऑफ रेजिंग फंड्स, जब जिस पब्लिक कंपनी को ये पता है जिस पब्लिक कंपनी को ये पता है कि वो अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट से ही पैसा अरेंज कर लेंगे, जिस पब्लिक कंपनी को पता है कि वो अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट से ही पैसा अरेंज कर लेंगे, तो उसको प्रोस्पेक्टस इशू करने की क्या जरूरत है? ठीक है ना। नाउ उस तो फिर प्रोस्पेक्टस नहीं तो फिर वो स्टेटमेंट एक फाइल करेंगे, बस इतना बहुत है। प्रोस्पेक्टस तो लार्ज पब्लिक के लिए है, लोगों के लिए है, आम लोगों के लिए। वेयर अ कंपनी मेक्स इशू टू अ पर्सन हु इज बोनाफाइड इनवाइटी टू एंटर इनटू एन अंडरराइटिंग एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस शेयर्स और डिबेंचर ऑफर्ड। अब जब कंपनी क्या करती है, कंपनी को डर है या पता नहीं लोग मेरे शेयर सब्सक्राइब करेंगे नहीं करेंगे, तो कंपनी बड़े बड़े मार्केट में जो बैठे हैं बैंकर्स, ये सब अंडर राइटर्स होते हैं, इनको कंपनी सेल कर देती है। फिर अंडर राइट जो वो बैंक वाले हैं वो फिर आगे शेयर सेल करते रहते हैं। तो इस केस में भी एब्रिज प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। When a company offers shares or debenture to its existing shareholder, debenture holder under right issue, अगर कंपनी राइट इशू कर रही है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, एग्जिस्टिंग डिवेंचर होल्डर्स को, तो फिर एवरेज प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। When the new issue is in uniformity in all respect and relate to the shares or debenture previously issued and traded on recognized stock exchange, अब जो नया शेयर्स इशू किया जा रहा है ऑलरेडी पिछले का सेम है, पिछले जैसा ही है, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में पहले से ही वो ट्रेड किया जा रहा है, तो भी प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। When an invitation to the public for subscription to the shares or debenture is given through newspaper advertisement, जब न्यूज़पेपर और एडवर्टीजमेंट के थ्रू अगर आप इनवाइट कर रहे हो पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए, डिबेंचर्स के लिए, तो एवरेज प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने देखा, पहला टाइप था प्रोस्पेक्टस का एवरेज प्रोस्पेक्टस। अब हम देखने जा रहे हैं सेकंड टाइप है सेल्फ प्रोस्पेक्टस। क्या है? सेल्फ प्रोस्पेक्टस। और ये पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्रोस्पेक्टस के चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे।